बोले कहना पेन भूल गया मैं। पेन गया। नेक्स्ट टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है। बेटा आवाज नहीं करो। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, दो टॉपिक्स हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी तक हमने रेट पढ़ा, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, कैलकुलेट कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे होंगे। आज सेकंड हाफ स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का। सेकंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेट डिपेंड करता है, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जैसे जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट करने से हमने देखा रिएक्शनें क्या हो जाती हैं, फास्ट। तो इसमें हम समझेंगे भी क्यों फास्ट होती हैं, क्या रीजन है इस चीज का, इवन कितनी फास्ट होती हैं, 10 डिग्री से कितनी होंगी, 20 डिग्री से कितनी होंगी, ये सारी चीज। दूसरा फैक्टर जैसे अपने कैटलिस्ट पढ़ा होगा, बहुत रिएक्शनों में हम डाल देते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने से भी रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट। तो कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है जिससे रेट क्या हो जाता है, फास्ट। तो सारे फैक्टर्स हम समझेंगे, लेकिन ये फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी पहले ले रहे हैं, जो थ्योरी हमें ये समझाएगी कि टेम्परेचर से या कैटलिस्ट से रेट फास्ट क्यों होता है। बेसिक इसका है कोलिजन थ्योरी। ये थ्योरी है जो इसे एक्सप्लेन कर रही है। कोलिजन थ्योरी ब्रीफ हमने पढ़ भी रखा है। क्या है कोलिजन थ्योरी? इसके अकॉर्डिंगली जब भी रेट कंपेयर करना है तो हम मान के चलते हैं भी किसी वेसल में रिएक्टेंट आप डालोगे ए और बी, ये रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और इनके रिएक्ट करने के लिए कंडीशन है टकराना, कोलाइड करना। अगर ए मॉलिक्यूल बी से टकराएगा तभी चांस है प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और अगर बात करें बेटा रेट की, तो फास्ट बनेगा या स्लो बनेगा वो भी इसी पे डिपेंड करता है। फिर अगर ए और बी जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, फिर तो प्रोडक्ट भी जल्दी बन रहा है, मींस रेट क्या है, फास्ट। लेकिन अगर ए और बी स्लो टकराते हैं, टाइम ज्यादा लेते हैं टकराने में, तो रेट भी क्या है, स्लो। तो कोलिजन थ्योरी वो कहता है कोलिजन काउंट करो, तुम कोलिजन का आइडिया लगाओ कि कोलिजन फास्ट है तो रेट फास्ट, कोलिजन स्लो है तो रेट स्लो। ठीक है। और कोलिजन थ्योरी में आगे दो फैक्टर्स रहेंगे। पहला फैक्टर, एक टॉपिक है कोलिजन काउंट कैसे करना है, उसे हम समझेंगे। इसे इसने नाम दिया है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और एक टॉपिक हमने समझना है इफेक्टिव कोलिजन। ये दो वर्ड बाद में यूज होंगे, इन्हें हमें पहले समझना पड़ेगा, तभी हमें आगे चीजें समझ आएंगी। टेम्परेचर से क्यों फास्ट हो गई, कैटलिस्ट से क्यों फास्ट हो गई, ये टर्म्स हैं जो हमें समझनी। पहला टर्म चेक करते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। हमने कहा जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतनी ही रेट क्या होगी, फास्ट। लेकिन वो कोलिजन अगर आप साइंटिफिक वे में कैलकुलेट करना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो, तो सिर्फ कोलिजन वर्ड से आइडिया नहीं हो रहा बेटा, उसे हमें थोड़ा सा और स्पेसिफाई करनी होगी चीजें। जैसे कोलिजन फास्ट है या स्लो है, ये तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि इसमें तुमने कंसंट्रेशन क्या लिया, मैंने क्या लिया। मान लो हमने 10-10 ए और 10 बी डाले, मैंने तो उठा लिया 1 लीटर का वैसल, तुमने उठा लिया 10 लीटर का वैसल। 1 लीटर के वैसल में 10 से 10 भी टकराने के चांस ज्यादा हैं, लेकिन 10 लीटर का वैसल बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बीच में गैप क्या हो गई, ज्यादा, भीड़ कम हो गई, तो आपस में टकराने के चांस क्या हो गए, कम। इसका मतलब फिर कोलिजन अकेला वर्ड नहीं है, उससे नहीं आइडिया हो रहा। अगर मैं वॉल्यूम स्पेसिफाई कर दूं, पर यूनिट वॉल्यूम, फिर फायदा हो सकता है। अगर मैं कह दूं सबको भी 1 लीटर में देखो, फिर फायदा हो जाएगा कि अगर 1 लीटर वॉल्यूम में हम कोलिजन काउंट करें
तभी कंपैरिजन होगा भी मेरे ज्यादा है या तुम्हारे ज्यादा है, जिसके ज्यादा उसकी रेट क्या होगी, फास्ट। दूसरा, मैंने कहा मेरे 1000 कोलिजन है, तुमने कहा तुम्हारे 100 कोलिजन है, चलो वॉल्यूम भी 1-1 लीटर ले लिया, लेकिन टाइम तो बताया नहीं। तुम्हारे 1000 पता नहीं तुमने 10 मिनट में काउंट किया हूं, मेरे 100 किया हूं लेकिन मैंने 1 मिनट में काउंट किया हूं, फिर भी कोई आइडिया नहीं हो रहा किसके फास्ट है किसके स्लो हैं। इट मीन एक चीज और हमने स्पेसिफाई की भी, टाइम पर यूनिट टाइम ले लो, 1 सेकंड में बताओ। तो उन्हीं कोलिजन को जब हम ऐसे बताते हैं कि कोलिजन काउंट करो, ठीक है, कोलिजन ज्यादा होने से ज्यादा, कम होने से कम, लेकिन कौन से कोलिजन, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, तभी एग्जैक्ट आइडिया होगा। तो वो जो टर्म है बेटा, उसे हमने अकेले कोलिजन की जगह बेटर वर्ड बनाया, क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड। इससे हमारे सबके एग्जैक्ट कंपैरिजन होंगे। तुम वॉल्यूम 10 लीटर ले लो, तुम 10 से डिवाइड कर देना, 1 लीटर में तुम्हारे आ जाएंगे कोलिजन। मैं वॉल्यूम 5 लीटर ले लूंगा, कोई बात नहीं, जितने कोलिजन आ रहे हैं 5 से डिवाइड करके बता दूंगा भी 1 लीटर में आ गए। तब तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ भी तुम्हारा फास्ट है या मेरा फास्ट है, नहीं तो कैसे कर सकते। तो एक तो वॉल्यूम स्पेसिफाई किया, दूसरा क्या किया, टाइम। टाइम 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम। तो उसे एक बेटर वर्ड बनाया गया, क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जिसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी रेट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन लिखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। क्या बना अगर आपसे पूछता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोलिजन, स्पेसिफाई क्या करूं बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड। ये दो चीजें लिखनी जरूरी है, यूनिट वॉल्यूम में और 1 सेकंड में कितने कोलिजन हैं, तो उसे क्या कह दिया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और हम मानने लग गए भी ठीक है, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अकेले कोलिजन नहीं, बेटर वर्ड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका एक सिंबल भी दे दिया गया, Z। तो सबने हमारी बात मानी भी, ठीक कह रहे हो। अगर कोलिजन बढ़ते रहेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तो रेट भी क्या होती जाएगी, फास्ट। इट मीन जो भी फैक्टर आपके नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा देता है, उससे ठीक है रेट क्या होगा, फास्ट। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कंसंट्रेशन बढ़ गई, रेट बढ़ गई, क्योंकि रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, डायरेक्टली था। तो आप उससे ऐसे समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि कंसंट्रेशन बढ़ी मींस इसमें ए और बी ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए तो आपस में टकराने के चांसेस क्या हो गए, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई। तो उसमें आगे रीजन हम ऐड कर देंगे भी कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट बढ़ती है, वाई, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ज्यादा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ऐसे आगे हम एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। तो पहला तो ये है बेटा, इसमें कोई डाउट है किसी को। कोलिजन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कोलिजन ही है, लेकिन हमने स्पेसिफाई की दो चीज, एक तो पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, जिसका ज्यादा उसका रेट क्या होगा, ज्यादा। क्लियर है। सेकंड है इफेक्टिव कोलिजन। अब हम इफेक्टिव कोलिजन समझते हैं। इफेक्टिव कोलिजन क्या है, कुछ टाइम बाद इसमें हमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी। रीजन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती थी लेकिन रेट उतनी नहीं बढ़ती थी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रही थी। रीजन समझते हैं क्या हुआ। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये है बेटा कि मान लो ये कोई रिएक्शन है H2 एंड I2, ये मिलके बनाते हैं 2HI। इसका मतलब H और I आपस में टकराते हैं, टकरा के क्या बनाते हैं, HI। अब इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन क्या है, एक प्रॉब्लम यहां आ जाती है भी टकरा तो रहे हैं, ए और बी टकरा रहे हैं, लेकिन टकराने के बाद कई बार ऐसे होता है कि प्रोडक्ट बनता है, लेकिन कई बार प्रोडक्ट ही नहीं बनता। प्रोडक्ट बनने के लिए क्या जरूरी है, बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूट के तभी नया बॉन्ड बनेगा। इट मीन प्रोडक्ट बनते ही नहीं बनता, ये भी तो मैटर करेगा। जस्ट सिर्फ टकराना ही सफिशिएंट है रेट के लिए, हमने देख लिया भी टकराए जा रहे हैं, टकराए जा रहे हैं, ज्यादा टकरा रहे हैं तो रेट क्या है, फास्ट है।
लेकिन सोचो अगर वो टकरा तो रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा, क्या रेट फास्ट कहेंगे हम? तो फिर हमें आगे जब और डीप सोचा तो हमें एक चीज और मिल गई, हम कहेंगे भी सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन देखने चाहिए। क्या कोलिजन आपका ऐसा है कि टकराए, बॉन्ड टूटे, प्रोडक्ट बने, वो वाले कोलिजन कितने हैं? अगर वो बढ़ते हैं फिर तो रेट बढ़ेगी। अगर सिर्फ टकराना है, टकरा के वापस, टकरा के वापस, क्या फिर रेट बढ़ेगी? तो फिर टकरा के अगर प्रोडक्ट बनता है कोलिजन, उसे क्या कहा जाता है? इफेक्टिव कोलिजन। तो हमने और जैसे जैसे आगे रिसर्च होती गई, हमारे मन में डाउट आते गए, चीजें और ज्यादा डेप्थ में जाके समझते गए, तो एक चीज और पता चली भी नहीं सिर्फ कोलिजन ना बोलो, ये बोलो इफेक्टिव कोलिजन। अब फिर इसके बारे में पढ़ेंगे भी इसे कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्टिव बनाते हैं, नहीं बनाते, वो फैक्टर कैसे चेंज होंगे, अगर वो फैक्टर चेंज होंगे तभी रेट पे असर होगा, नहीं तो नहीं। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या है? पहले तो इसका डेफिनेशन अगर हमें पूछे भी इफेक्टिव वर्ड क्या है, तो हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन क्या है? तेगवीर बता सकते हो बेटा, व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? जिस कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन इज if a collision result in formation of products, if a collision result in formation of product, तब वो क्या है? इफेक्टिव। इसका मतलब एक्चुअल में हमें बाद में लेटर ऑन हो सकता है साल 2 साल लग गए हों, उसके बाद फिर से और अच्छा आइडिया मिला तो हमने कहा भी नहीं, रेट तो ये होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, ये भी समझ आ गया, इफेक्टिव कोलिजन होने चाहिए, अकेले कोलिजन नहीं, कोलिजन बढ़ा दो, दिख रहा है टकरा रहे हैं, दिख रहा है टकरा रहे हैं, हमें लगता है रेट फास्ट, प्रोडक्ट तो बन ही नहीं रहे थे, खाली जाते थे कोलिजन, उसका क्या फायदा है ना? टकराए, टकरा के प्रोडक्ट भी बने। अब फिर इससे पूछा हमने कि अब पता कैसे चलेगा भी इफेक्टिव है या नहीं, कौन से फैक्टर हैं जो इसे इफेक्ट करेंगे इफेक्टिव को? तो कौन से फैक्टर हैं जो आगे कोलिजन को इफेक्टिव बनाते हैं, नहीं बनाते? दो फैक्टर हैं, देयर आर टू फैक्टर्स दैट कैन मेक अ कोलिजन इफेक्टिव। दो फैक्टर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, बहुत जगह हमें +1 में भी आई थी। पहली जो टर्म है जो इफेक्टिव में यूज होगा उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी सोचो +1 में भी आ रहा था, है ना, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो मैंने कहा था भी +2 में आएगा डिटेल, तो इसके बारे में हम समझते हैं। इफेक्टिव कोलिजन, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है समझो, फिर से यहां देखो बेटा, तुम्हें डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही पीछे बेंच से? प्रभनूर, मुझे बताना अगर डिस्टर्बेंस आ रही है। अगर H2 और I2 टकराते हैं, इफेक्टिव का मतलब HI बने, इसके लिए आपको इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ेंगे कैसे? बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी। पढ़ा हमने बॉन्ड एनर्जी वाला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में, एनर्जी ऑफ रिएक्टर में, है ना? मान लो इसकी बॉन्ड एनर्जी इसे तोड़ने के लिए लगती है 100 कैलोरीज, इसे तोड़ने के लिए लगती है 110 कैलोरीज। इसका मतलब टकराते वक्त टोटल एनर्जी मिनिमम दोनों के पास कितनी होनी चाहिए? 220। अब अगर तो ये है कि दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक पेन, ये दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, ऐसे टकराते हैं, अगर तो जोर से टकराते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनके पास बहुत ज्यादा है और टकराते वक्त इनके पास एनर्जी आ गई 220, तब तो बॉन्ड टूट गए, टूट गए तो कोलिजन बन गया अभी प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये धीरे धीरे आ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी उतनी थी नहीं, 220 से 219 भी रह गई, तो टकराए वापस चले, क्या प्रोडक्ट बना? इट मीन उन्हें टकराते हुए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, कितनी? 100 और 110 मिला के इतनी चाहिए। कितनी है टोटल? ये 220।
लेकिन इस एनर्जी 210, लेकिन इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन नहीं कह रहे, ये तो टोटल एनर्जी है। जो हमारे रिएक्टेंट वेसल में घूम रहे हैं, जब वो अभी टकरा नहीं रहे, जनरल घूम रहे हैं, तब भी तो उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। आपने टेम्परेचर कुछ ना कुछ रखा होगा, रूम टेम्परेचर लेने 25 डिग्री, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो है ही है। इट मीन कुछ ना कुछ एनर्जी तो इनके पास होती है। ये जो टोटल एनर्जी है, इसे फिर अलग से एक नाम दिया गया, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बेटा, जैसे जनरली अगर रूम के अंदर एंट्री करनी है तो हम ना एक हल्का सा थ्रेशोल्ड बना लेते हैं, थोड़ी सी बना लेते हैं, हल्का सा ना वो बनाया होता है, 2-4 ईंटें लगा के, हल्की सी हाइट होती है, उस पर पैर रखो, फिर आप अंदर एंटर करो। इट मीन रूम में एंटर करने के लिए आपको एक बैरियर पास करना है, बॉर्डर पास करना है, जिसे क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए भी, लेकिन थ्रेशोल्ड में से मान लो इसके पास कुछ ना कुछ तो है ही है। जब भी आपने बीकर में डाला, क्या मॉलिक्यूल के पास एनर्जी जीरो है बेटा? कुछ ना कुछ तो है ही है। तो हमें बस ये डिफरेंस पता लगाना है। ये जो डिफरेंस है, इसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। मान लो 210 लगती है, लेकिन 210 में से चलो 150 या 160 तो है भी है उसके पास, कमी जो रहेगी उसे क्या कह रहे हैं? एक्टिवेशन। हमें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी देखनी है, भी एक्टिवेशन कितनी के ये डिसाइड करेगी। और अगर आप टकराते हुए मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन दे देते हो, तो मॉलिक्यूल टकरा के क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। नहीं तो नहीं बनाएगा। तो यहाँ दो एनर्जी समझ आ रही है। एक तो होगी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड तो होगी भी टोटल एनर्जी, बॉन्ड तोड़ के प्रोडक्ट बनाने में जितनी लगती है उसे तो कहते हैं थ्रेशोल्ड। एक्टिवेशन क्या है? थ्रेशोल्ड और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी उसे क्या कहेंगे? एक्टिवेशन। हमारा फोकस एक्टिवेशन पे रहेगा। अगर किसी को एक्टिवेशन कम लगती है, फिर तो बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देंगे, वो जल्दी से एनर्जी लेके क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। रिएक्शन फास्ट होएगी। लेकिन अगर किसी को एक्टिवेशन ही बहुत ज्यादा लगती है, तो बाहर से भी बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसमें टाइम क्या लगेगा? ज्यादा, तो फिर रिएक्शन क्या होगी? स्लो। तो हमारा सारा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या होगा? एक्टिवेशन। इस एक्टिवेशन को एक मैं और फिजिकली समझाता हूं तुम्हें, क्या है एक्टिवेशन, समझो। मान लो घर पे गैस सिलेंडर रखा हुआ है, एलपीजी भरी हुई है, उसकी कंबशन होती है ना। थर्मोडायनेमिक्स तो कहता है भी डेल्टा जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है कंबशन का, बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। हमने गैस बर्नर ऑन किया, लेकिन अपने आप तो नहीं जलता, क्या करना पड़ता है? हम लाइटर जलाते हैं। जैसे ही आपने लाइटर जलाया, कुछ मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आ गए, मीथेन और ऑक्सीजन के। जो मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आ गए, उनको कौन सी एनर्जी मिल गई बेटा? एक्टिवेशन। उनके पास थोड़ी एनर्जी कमी रह रही थी, कुछ तो थी, लेकिन थोड़ी एनर्जी कमी रह रही थी। जैसे ही वो 10-20 मॉलिक्यूल आप माचिस लेके जलाते हो, 10-20 मॉलिक्यूल जो पास में आते हैं, उन्हें वो एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई, एक्टिवेशन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने लग गए। अब जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो एक्सोथर्मिक में जनरली रिएक्शनों में एनर्जी निकल भी तो जाती है, और वो जो निकलेगी कंबशन में एनर्जी, वो आगे आगे फिर अपने आप जलाती जा रही है। तो ये जो फ्यूल वाले केस में आपको एक बार जलाना पड़ता है माचिस लेके, वो कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन। उसे एक्टिवेशन मान सकते। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शनों में तो स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या है? एक्टिवेशन। आप एक बार दे रहे हो एक्टिवेशन, बाद में तो उसी में एनर्जी और निकलेगी, वो और मॉलिक्यूल को करवा देगी, और निकलेगी और मॉलिक्यूल को करवा देगी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। हो जाएगा बेटा? तो फिजिकली रिलेट कर लो, माइंड में भी एक्टिवेशन क्या आती है, जलाने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी, उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। क्लियर? तो दो टर्म की डेफिनेशन पहले मैं लिख रहा हूं, दो नाम आ रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड, एक एक्टिवेशन। ठीक है, लिखो पहले, पहले एक्टिवेशन लिख लो। एक्टिवेशन क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिख रहे हैं वर्ड, ठीक है। एक्टिवेशन इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसे सिंबल दिखाएगा इसका, ईए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी required by molecules to form product।
जो उन्हें प्रोडक्ट बनाने के लिए बाहर से एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। और ये एक्टिवेशन कैसे निकलेगी? एक्टिवेशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जितनी भी कमी है हमें बताओ, बाहर से दे देंगे, बाहर से दे देंगे, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक बार स्टार्ट हो गया, बाद में तो बीच में ही निकलती रहेगी और ज्यादा फास्ट होता रहेगा। ठीक है। हाँ, अगर आपको कहा जाए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है तो कौन बता सकता है मुझे? थ्रेशोल्ड टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी भी लगेगी, है ना। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, उसे क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। ठीक है, क्लियर है। एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बना के लिख लेते हैं, क्वेश्चनिंग में क्या जरूरत पड़ सकती है। पहला पॉइंट, एक तो मैंने जो फ्यूल वाला पॉइंट आपको मीथेन वाला बताया, उसका एक क्वेश्चन आया था है, वो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट कर लेंगे हम। स्टेटमेंट है एक, ऐसे कई जगह लिखा होगा, फ्यूल्स आर thermodynamically unstable but kinetically stable। ये स्टेटमेंट अगर सेक्शन रीजन में आता है तो ये सही माना जाएगा बेटा। फ्यूल्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बट काइनेटिकली स्टेबल, इसका मतलब समझो। थर्मोडायनेमिक्स तो कहता है भी अगर मीथेन ऑक्सीजन पड़े हो तो पड़े पड़े जलने चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव। तो थर्मोडायनेमिक भी तो अपने आप ही जलना चाहिए फिर तो फ्यूल, तो वो क्या है? अनस्टेबल। लेकिन जलता क्यों नहीं? बचाव किसने रखा है? काइनेटिक्स ने, क्योंकि काइनेटिक्स में एक चीज हमने पढ़ी, एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों नहीं जलते? क्योंकि उन्हें क्या नहीं मिलता? एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी मेन रीजन है कि लाइफ स्टेबल है अर्थ पे, नहीं तो अपने आप ही ब्लास्ट होते रहते कहीं भी। यहाँ भी कोई गैस निकल रही है, अपने आप आग लग जाती। वो सारा क्यों नहीं हो रहा? दैट इज ड्यू टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो फ्यूल्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, इसका मीनिंग क्या है? आंसर इज डेल्टा जी नेगेटिव मींस अनस्टेबल, रिएक्शन होएगी। बट एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव है मींस स्टेबल, रिएक्शन नहीं होती। जब तक एक्टिवेशन नहीं मिलेगी तब तक आप, जब तक बॉम्ब है बहुत भयानक रिएक्शन होती है, ब्लास्ट होता है एकदम। बॉम्ब क्या है? एक ऐसा केमिकल है जिसकी कंबशन बहुत ज्यादा जल्दी होती है, फास्ट होती है, और जिसमें गैसेस बहुत ज्यादा निकलती हैं। कोई ऐसा मटेरियल ऑर्गेनिक का, जैसे TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलिन। टॉलिन समझते हो? मिथाइल तीन नाइट्रो, TNT कहते हैं उसे। TNT हाईली एक्सप्लोसिव है बेटा। हमने बॉम्ब में भर दिया, हल्का सा बस जलाना है आपको, जैसे ही जलाया वो एकदम से रिएक्शनें इतनी ज्यादा हुई, उसमें इतने ज्यादा कार्बन थे, इतने ज्यादा हाइड्रोजन थे, सारे का सारा CO2 बन गया। इतना मटेरियल भरा था, CO2 गैस बन गई। गैस तो फिर बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, फैलता है एकदम, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। वो सब प्रेशर ही बॉम्ब है। जितना ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा उतना ही बड़ा बॉम्ब है। उस प्रेशर की वजह से उसमें बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं, कील वगैरह डाल रखे हैं, जो प्रेशर की वजह से आपके लगेंगे। दैट इज ब्लास्ट, यही ब्लास्ट है। तो वो भी सारा काइनेटिक एक्टिवेशन का रोल है कि जब तक उसे एक्टिवेशन नहीं देते तब तक वो सेफ है। तुमने आग लगा दी, एक्टिवेशन मिल गई, ब्लास्ट हो गया। कर लोगे बेटा ये? तो फ्यूल्स और थर्मोडायनेमिक, ये स्टेटमेंट समझ आ गया। आंसर होगा एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड लिख लो, सेकंड पॉइंट लिख लो। जनरली एक्टिवेशन एनर्जी इज नेवर जीरो फॉर एक्शंस। जनरली एक्टिवेशन एनर्जी इज नेवर जीरो। जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो रहती है। इसी वजह से रिएक्शनें अपने आप नहीं होती, नहीं तो रिएक्शन अपने आप ही होती रहेगी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है हम करेंगे तो होगी। इवन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाईली कंबस्टिबल है, लेकिन अपने आप नहीं जलता। पड़ा सिलेंडर पड़ा, हमने पढ़े ना डिफ्यूजन वाले,
कि गैसेस मिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डॉल्टन्स लॉ क्या आता था, मिक्स कर दो, क्या परेशानी है, जब तक आग नहीं लगाते तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो जनरली फिर इसका मतलब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, जब ये मिलेगी तभी रिएक्शनें होंगी। ठीक है, ये इस बार नीट का सर्चन रीजन में आया था क्वेश्चन, मतलब लास्ट ईयर, कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, सही है, स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, कर लो। और थर्ड है बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिया ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी को समझाने के लिए। एनर्जी लेवल डायग्राम वो कुछ ऐसे बना के दिया है, इधर एनर्जी है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। मान लो ये एनर्जी रिएक्टेंट की है, लेकिन ये थ्रेशोल्ड है इतनी, तो आपका रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो पहले वो यहां तक जाएगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये वाली, बताओ इसे क्या एक्टिवेशन कह सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू एक्टिवेशन। फिर वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे डायग्राम में आपको एबीसी देके टर्म्स पूछी जा सकती हैं, भी कौन सी एक्टिवेशन है, कौन सी थ्रेशोल्ड है। तो ध्यान से देख लो, जो ज्यादा वाली एनर्जी होती है मैक्सिमम, वो तो थ्रेशोल्ड है, जो और एक्स्ट्रा चाहिए वो क्या है, एक्टिवेशन। तो इसे एक्टिवेशन, क्लियर है। तो ये कैसे डायग्राम आ जाएंगे, ए बताओ कौन सी एक्टिवेशन है, कौन सी। थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स दिमाग में लाओ, यहां मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की देखो ऊपर है, प्रोडक्ट की कम है, एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन है, एक्सो, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट की 100 थी, प्रोडक्ट की 50 है, 50 कहां गई, बाहर छोड़ी होगी, तो रिलीज कर दी। ये वाले टर्म से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सो है या एंडो है, ये नीचे है तो एक्सो है, इट मीन इसी का अगर एंडो बनाना है, हाँ, तो एक ग्राफ और बन जाएगा ऐसे, यहाँ थ्रेशोल्ड है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के ऊपर एक, आपको कह दो ये वाला ग्राफ, ये थ्रेशोल्ड है, बताओ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, आपको मैच करना है, ए बी सी डी, कोई इनमें से एक एक्टिवेशन है, कोई एक थ्रेशोल्ड है, कोई रिएक्टेंट की एनर्जी है, कोई प्रोडक्ट की एनर्जी है, मैच करो, 1 और 2 कॉलम मैचिंग है। पहले कोई बताओ सी क्या है, क्रिश, रिएक्टेंट, मैच करोगे, ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बी क्या है, एक्टिवेशन, जो एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है वो क्या है, एक्टिवेशन। ए क्या है, थ्रेशोल्ड, ये वाली थ्रेशोल्ड है, ये क्या है, प्रोडक्ट, इधर वाली क्या होगी, प्रोडक्ट। इनकी हाइट को देख के आप आइडिया लगाओगे भी एंडो है या एक्सो है, एंडो। अगर ये ज्यादा है प्रोडक्ट की, इट मीन रिएक्टेंट की 100 थी, प्रोडक्ट की 150, इट मीन 50 ले ली, बाहर से ली, बाहर से ली तो क्या होगा, एंडो। तो दो कर्व आ सकते हैं, एक एंडो का, एक क्या होगा, एक्सो। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक आ गया एक्टिवेशन के बाद, हो जाएगा बेटा। क्या दो टर्म समझ आ रही हैं, जब मैं बोलता हूँ थ्रेशोल्ड तो क्या ऐसे माइंड में आता है भी ठीक है, जितनी एनर्जी लगेगी सारे बॉन्ड तोड़ने में वो क्या है, थ्रेशोल्ड। जब मैं कहता हूँ एक्टिवेशन, तो टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड में से कुछ ना कुछ तो है अपने पास, रिएक्टेंट की माइनस कर दो, वो क्या है, एक्टिवेशन। क्लियर, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन जीरो नहीं, पॉसिबल नहीं है। और ये थोड़ी एनर्जी लेवल डायग्राम है, इससे आप पहचान सकते हो। इतनी क्लैरिटी है बेटा टॉपिक की, ठीक है, हो जाएगा। अब फिर आगे चल रहे हैं, हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इफेक्टिव कोलिजन। और इसे ऐसे लिखा जाता है बेटा, Z मान लो टोटल कोलिजन है, Z मान लो टोटल कोलिजन है 100, 100 में से वो कोलिजन जो टकराते थे प्रोडक्ट बन जाते थे, टकराते थे प्रोडक्ट बन जाते थे, वो 100 नहीं है, मान लो वो 40 ही है।
क्योंकि 100 में से 40 ऐसे थे जो टकराए, टकराते हुए उन्हें कौन सी एनर्जी मिल गई? एक्टिवेशन। जिनको मैंने जलाया वो पास में आ गए, उनको एनर्जी मिल गई एक्टिवेशन। तो फिर 100 में से 40 ही प्रोडक्ट बने, तो इफेक्टिव कोलिजन ऐसे निकलेंगे भी टोटल कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसमें से कितनों के पास एक्टिवेशन एनर्जी है। उसके लिए एक मैथमेटिकली हायर क्लासेस में आता है, हमें तो उसने ड्राइव करके दे दिया। ये रिलेशन है बेटा, इसमें इसे कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, where E is activation energy, T is temperature। किसी की एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स्ड है, एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स्ड है, रेट आपका ओवरऑल ऐसे निकलेगा भी टकरा तो 100 रहे हैं, लेकिन 100 से मुझे क्या मतलब, मुझे तो ये बताओ भी प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं। तो प्रोडक्ट कितने कितने बन रहे हैं टेम्परेचर डिसाइड करेगा, क्योंकि जितना आप हीट करते जाओगे, जितना आप हीट करोगे वो एनर्जी कहाँ जाएगी? आप तो रिएक्टेंट को दोगे। मान लो 100 में से 25 डिग्री पे 25 डिग्री पे 100 टोटल कोलिजन है, 100 में से 20 है जो प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन अगर मैंने 35 कर दिया, 10 डिग्री हीट किया, वो हीट से कुछ ना कुछ कोलिजन को ही मिली ना एनर्जी, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट को एनर्जी मिल गई। जो रिएक्टेंट को एनर्जी मिल गई, 100 कोलिजन हुए, अब 100 में से मान लो 10 को और एनर्जी दे दी तुमने, तो ये 20 की जगह कितने हो गए? 30। और हीट किया, 100 में से अब 10 को और मिल गई 40। इट मीन टेम्परेचर बढ़ने से एक्चुअली इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो कुछ कुछ रिएक्टेंट को एनर्जी देता रहेगा। वो एनर्जी लेके वो रिएक्टेंट जो कोलाइड करते थे, प्रोडक्ट नहीं बन पाते थे, वो भी क्या बनने लग जाएंगे? प्रोडक्ट। तो हमारे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते रहेंगे। इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से रेट क्या होता जाएगा? ज्यादा। तो फिर टेम्परेचर हम इससे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम टेम्परेचर कोलिजन फ्रीक्वेंसी से एक्सप्लेन करते तो फायदा नहीं था, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी में इतना फर्क नहीं पड़ता प्रैक्टिकली, ज्यादा फर्क किसमें पड़ता है? इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो फिर ओवरऑल ये कंक्लूजन निकाला भी जितने टोटल इफेक्टिव कोलिजन है, ये है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ये दोनों किस पे डिपेंड करेगा? एक तो एक्टिवेशन एनर्जी पे, एक टेम्परेचर। कितनी एक्टिवेशन है, कितना टेम्परेचर, वो डिसाइड करेगा। अगर एक्टिवेशन ज्यादा है तो रिएक्शन स्लो है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर एक्टिवेशन कम है तो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेंगे। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे। बढ़ा दो, हीट कर दो, ज्यादा बनेंगे। तो फिर ऐसा, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है? इसे हम मैथमेटिकली आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपको इतना ही याद रखना है। कर लोगे? अब देखो, पहले दो चीजें समझ आ गई। पहला टॉपिक मैंने पढ़ा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कुछ साल हमें लगता रहा कि रेट कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, अभी ज्यादा कोलिजन होने से रेट क्या होगी? ज्यादा। लेकिन बाद में पता चला नहीं, सिर्फ कोलिजन नहीं मैटर करते। कौन से कोलिजन मैटर करते हैं? इफेक्टिव। सिर्फ वही कोलिजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें बॉन्ड टूट के प्रोडक्ट भी बने। अगर सिर्फ टकरा के वापस आ जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। उन कोलिजन को क्या कह दिया? इफेक्टिव। और इफेक्टिव कोलिजन पता कैसे चलेगा? एक्टिवेशन से पता चलेगा। अगर एक्टिवेशन मिल जाती है तो इफेक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कौन से इफेक्टिव है, कौन से नहीं है, पता चलेगा। क्लियर है? यहाँ तो क्लियर है। लेकिन आगे देखना, मैंने इफेक्टिव के लिए दो फैक्टर लिखे थे, एक और फैक्टर भी लिखवाया है। इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक और फैक्टर भी आता है। व्हाट मेक्स ए कोलिजन इफेक्टिव? एक तो हो गया एक्टिवेशन, लेकिन एक और फैक्टर भी है इसके लिए जिसका रोल कम रहता है, उसे भी समझ लेते हैं। वो कहीं कहीं काम करेगा, ओरिएंटेशन फैक्टर, या फिर कहते हैं इसे स्टेरिक फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है? अब मान लो इमेजिनरी कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें हमने एक्टिवेशन दे दी, उसे सारी जितनी चाहिए थी सबको दे दी। सौ में से 40 50 टेम्परेचर बढ़ाते गए, कभी ना कभी बेटा 100 के 100 क्या बनने चाहिए थे? प्रोडक्ट आना चाहिए था ऐसा। इसका मतलब हम 25 डिग्री से 35 कर देते हैं, 40 हो जाते हैं, 50 कर देते हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं, 60। इसका मतलब कभी ना कभी तो ऐसा टेम्परेचर आ जाना चाहिए
कि जब सारों को एक्टिवेशन मिल गई 100 के 100 क्या बन जाए प्रोडक्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई कि 100 के 100 प्रोडक्ट नहीं बने, हमने सबको एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, हीट बहुत ज्यादा कर दिया, 100 के 100 प्रोडक्ट फिर भी नहीं बने। अब वहां पे फिर हल्का सा एक फैक्टर और रह जाता है, भी 100% क्यों नहीं हो रहा फिर एक्टिवेशन। तो आप कह रहे हो दे दी हमने, सबको दे दी एक्टिवेशन एनर्जी, उससे ज्यादा दे दी, 200 चाहिए थी, मैंने तो 500 दे दी, फिर तो 100 के 100 प्रोडक्ट बना लो। लेकिन कई रिएक्शनों में, कईयों में बन भी गए, कईयों में फिर भी नहीं बने। फिर भी नहीं बने, वहां डिस्कस कर रहे हैं भी ऐसा किसी रिएक्शन में अगर वो ऐसे कहता है भी एक्टिवेशन तो दे दी लेकिन 100% अब भी नहीं रिजल्ट आ रहा, तो तुम बताओगे भी फिर इस केस में ये हो सकता है ओरिएंटेशन फैक्टर। व्हाट इज ओरिएंटेशन फैक्टर? एक एग्जांपल ले रहे हैं, NO2 आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके बेटा ये बनाते हैं N2O4। एक्चुअल अगर फॉर्मूला लिखोगे तो ये बनेगा, इसमें एक डबल होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है, एक डबल होता है कोऑर्डिनेट, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। चेक करना क्या मैंने केमिकल बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर सही बनाया। N के 5 वैलेंस होते हैं, क्या 5 पूरे हो रहे हैं आपके? एक ऑक्सीजन 2 शेयर करता है, एक 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं 4, एक सिंगल रह गया 5, बन गया। NO2 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ज्यादा वुड्स रिएक्शन, रेडिकल आपस में हमेशा क्या होते हैं? टकराते हैं। तो ये वाली रिएक्शन NO2 वाली ये बनना चाहिए, इसे मैंने एक्टिवेशन एनर्जी जितनी चाहिए थी दे दी, हीट कर दिया बहुत ज्यादा। लेकिन मैं क्या देखता हूँ भी 100 पे कभी नहीं पहुंचते हम, 90 हो गया, 95 हो गया, एक आधा % कमी रह ही जाती है। तो फिर वो एक आधा % हमें लॉजिक तो देना पड़ेगा ना भी क्या हुआ होगा। तुम मेरे से पूछो भी सर ये तो हो ही नहीं रहा, मैंने तो इतना हीट कर दिया, आप तो कहते थे एक्टिवेशन दे दो, मैंने तो बहुत ज्यादा हीट कर दिया, दे दी एक्टिवेशन, 100 क्यों नहीं आ रहा? तो फिर मैंने दिमाग लगाया भी 100 क्यों नहीं आ रहा। रीजन, जब ये टकराएंगे बेटा तो रैंडम टकराएंगे, एन के साथ बॉन्ड मुझे चाहिए, इसका मतलब अगर एन से टकराएगा, अगर एन से टकराएगा तभी तो एन का बॉन्ड बनेगा। लेकिन मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी क्या इस चीज की भी है, अभी कई बार 100 में से एक आध बार NO से टकरा गया हो, आंखें तो नहीं लगी इनके, ठीक है, एन को खींचेगा क्योंकि दोनों के पास रेडिकल है, लेकिन है प्रोबेबिलिटी है जब आपस में टकराए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे भी चांस है कि NO से टकरा गया हो? और अगर NO से टकरा गया बेटा तो वो केमिकल बॉन्डिंग हमारा अलाउ नहीं करता, बॉन्ड बनना, क्या करे? टकराव हो गया, एक्टिवेशन भी है, लेकिन N और O का बॉन्ड जब बनना ही नहीं, तो क्या लगता है वो कोलिजन इफेक्टिव हो पाएगा? उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। भी कई बार हो सकता है कुछ केसेस में अगर तुम्हें ऐसे लगता है भी 100% नहीं होता, तो एक और फैक्टर है प्रॉपर डायरेक्शन या प्रॉपर ओरिएंटेशन की कमी रह गई हो। प्रोडक्ट तभी बनेगा अगर NN से टकराए, अगर NO से टकरा गया तो फिर जो भी 1-2% की कमी उसने छोड़ी, अभी हुआ नहीं, हमने जोर लगा लिया 100%, तो हम कहेंगे भी हो सकता है वहां पे क्या आ गया हो? ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं, ठीक है, चांस है एक। तो हमें ये भी लगता है कि ये भी फैक्टर है जो कुछ % इफेक्टिव कोलिजन पे असर डाले, ठीक है, कर लोगे? तो ओरिएंटेशन फैक्टर में क्या लिखना है? फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव, proper orientation is also must. Proper orientation is also must. इन सम केसेस अगर वो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं तुम्हें, देख लो क्वेश्चन क्या आएगा इसका। अब यहां तक एक सिंपल सा टॉपिक देखते हैं। आपको आज डिफाइन कोलिजन थ्योरी, आपको ये 2 फैक्टर्स हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिख दो, इफेक्टिव कोलिजन। आपको आज इफेक्टिव कोलिजन के फैक्टर 2 हैं, एक्टिवेशन एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। सिंपल लॉजिक हो गया। बीच में मल्टीपल के लिए मैंने आपको एक्टिवेशन पे टाइम लगा दिया, एक्टिवेशन के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 0 है नहीं है, ग्राफ बना के दे दे ऐसे। और लास्ट पे एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने अभी ये डिस्कस करना है एनसीईआरटी में। वो कहता एक रिएक्शन ऐसी थी कि हमने सभी को एक्टिवेशन एनर्जी दे दी लेकिन 100% इफेक्टिव नहीं हो रहे, तो आंसर क्या दोगे? लैक ऑफ ओरिएंटेशन, बस, ठीक है, लिख लो। For a reaction
if activation energy is provided to all molecule for a reaction, if activation energy is provided to all molecules but activation energy is provided to all molecules but yield is not 100%, yield is not 100%, what should be the reason, what should be the reason, क्या रीजन हो सकता है? तो आप लिख दो आंसर इज लैक ऑफ ओरिएंटेशन। हो सकता है वहां पे प्रॉपर डायरेक्शन ना हो, लैक ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। डायटोमिक में फर्क नहीं पड़ता, H2I2 में नहीं फर्क पड़ेगा ये, क्योंकि H2 तो दोनों साइड से H ही टकराएगा, I2 में दोनों साइड से I टकराएगा, H के साथ I टकराना है, उसमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन कईयों में पड़ भी सकता है, हो सकता है वो ऐसी रिएक्शन हो कॉम्प्लेक्स। तो ये फैक्टर मे बी और मे नॉट बी देयर, ठीक है, डिपेंड्स। कर लोगे बेटा? ओवरऑल फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओवरऑल रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इनटू ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी जिनके पास है वो वाले मॉलिक्यूल, इनटू थोड़ा P लिखा हुआ है बुक में, P स्टेरिक फैक्टर कहा हुआ है। स्टेरिक फैक्टर का मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत 0.01 जब 0.1 इसकी वजह से ही फर्क पड़ता हो। तो नेट रेट अब स्टार्ट हुआ था, ये क्या थी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। पहले साल जब रिसर्च स्टार्ट हुई तो हमें लगा भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, बस जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी उतनी रेट ज्यादा। किसी ने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, भी यहाँ टेम्परेचर तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तुम, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बढ़ी नहीं। तो फिर क्या निकला? ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, इसे कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, जिनके पास कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन। और ये क्या है? स्टेरिक फैक्टर। तो बाद में फिर लेटर ऑन यहाँ खत्म किया हमने अपनी रिसर्च, और ज्यादा जब डिटेल कोई डेप्थ को करता रहता है रिसर्च, और प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं तो हम उसे इम्प्रूव करते गए। पहले साल सिर्फ फ्रीक्वेंसी से काम चलता गया, किसी ने टेम्परेचर वाली चीज निकाल के बताई तो हमने उसे और ज्यादा डेप्थ पढ़ा तो एक्टिवेशन वाला पॉइंट निकलाया। किसने ये कहा भी ये तो अब भी 100% नहीं हो रहे, हीट कर दिया 100%, तो फिर किसी ने क्या निकाला? तो ऐसे हमने लॉजिक कर लोगे बेटा? अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, सिंपल लिखने हैं भी कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, बस एक रिलेट करेंगे कोलिजन थ्योरी से। और कोलिजन थ्योरी में दो ही बातें हैं, या तो आप कहोगे भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बड़ी है, या तो आप कहोगे भी इफेक्टिव कोलिजन बड़े हैं, बस ऐसे लिख, ठीक है। तो ये दो टर्म के बेस पे फैक्टर्स लिख रहे हैं। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट क्या क्या फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट बढ़ गया, तो तुम पढ़ी है रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, यही था, तो वो भी कोलिजन थ्योरी थी। लेकिन तुम इसका लॉजिक दो, रीजन में दो रीजन बन सकते हैं, पहला कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, दूसरा इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। क्या लगता है कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या इंक्रीज हुआ होगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इफेक्टिव तो जब तक एनर्जी नहीं बीच में आती तब तक इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज नहीं हो सकते, तो इसमें क्या बढ़ा होगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हम कहेंगे रीजन क्या है इसका? कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। अगर मैं यहां लिख देता इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज तो कैसे हो जाता? एक्टिवेशन पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा, है ना। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्राउडेड बढ़ेगा, एक दूसरे से ज्यादा लोग टकराएंगे, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के चांस तो मुझे लग रहे हैं बढ़ेंगे, है ना। सेकंड, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में एक रिएक्शन CO प्लस O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एक रिएक्शन N2 प्लस O2 है, NO बनाता है। लेकिन आपको याद होगा कि इनमें से कंबशन किसका नहीं होता? N2 का तो होता नहीं। तो मैं आग लगा रहा हूं, इसको तो बस CO तो बढ़ जाता है, थोड़ा सा माचिस लेके गए जल गया, इट मीन एक्टिवेशन बहुत कम लगी।
इसमें मैं लगाए जा रहा हूं, बहुत टाइम ले रहा है, जल नहीं रहा। तो फिर रेट नेचर पे भी डिपेंड करती है, और नेचर में आता है बॉन्ड एनर्जी। रीजन इसके बॉन्ड बहुत मजबूत हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या है, हाई है। बॉन्ड एनर्जी हाई होने की वजह से बॉन्ड नहीं टूट रहा, तो रिएक्शन स्लो है। अगर बॉन्ड नहीं टूट रहा तो बताओ एक्टिवेशन से रिलेट करो। अगर बॉन्ड नहीं टूट रहा, एक में बॉन्ड जल्दी टूटता है, तो किसकी एक्टिवेशन ज्यादा है, इसकी ज्यादा एक्टिवेशन है, तो हम कहेंगे ठीक है, इसकी हाई एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है, इसकी लो एक्टिवेशन। इसको आप हल्का सा बस आग लगा दो, माचिस से जल जाएगा, इसे नहीं, इसे आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है, 10,000 वोल्टेज जाके मिलती है, तब जाके नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर। इट भी, ये भी हाई एक्टिवेशन से रिलेट हो गया। तो फिर इफेक्टिव कोलिजन पे असर पड़ेगा बेटा। हम कहेंगे अगर तो बॉन्ड वीक है फिर तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इफेक्टिव कोलिजन कम है। तो रेट ऐसे डिसाइड होगी, फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ा। कर लोगे भी, तो नेचर भी अलग अलग हो सकती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मीन्स स्लो होगी, बॉन्ड एनर्जी कम मीन्स फास्ट। ठीक। थर्ड चल रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर हीट करने से हमेशा रिएक्शन फास्ट होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, एक आइस क्यूब लो घर पे, एक तो नॉर्मल पानी के गिलास में डाल दो, एक पानी गर्म कर लो उसमें डाल दो, आइस क्यूब मेल्ट होगा, किसमें जल्दी मेल्ट होगा, गर्म में। इट मीन टेम्परेचर से रेट क्या हो गई, बढ़ गई। इररिस्पेक्टिव ऑफ एंडो है या एक्सो है, निकाल दो दिमाग से, एंडो हो या एक्सो हो, टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ेगी। एंडो या एक्सो नहीं है, इसमें कहीं नहीं आता एंडो एक्सो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी बढ़ेगी। क्योंकि बेटा आपने क्या किया, हीट करने से एक्टिवेशन दे दी, एक्टिवेशन तो फिर दोनों तरफ ही, एंडो एक्सो दोनों में ग्राफ बनाया मैंने, दोनों पे पहाड़ पे चढ़ना है, पहाड़ पे चढ़ना इजी हो गया क्योंकि आपने उसे एनर्जी दे दी, चाहे वो एंडो था चाहे वो एक्सो था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन टेम्परेचर से हमेशा फास्ट होगा। हाँ रीजन मैं लिख सकता हूँ, एक्टिवेशन मिलेगी तो कौन सा चीज फास्ट होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी या इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन। तो हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं बिकॉज टेम्परेचर प्रोवाइड एक्टिवेशन। टेम्परेचर क्या करेगा, एक्टिवेशन दे देगा। और बहुत सिंपल कंक्लूजन ये निकलेगा लास्ट पे कि सिर्फ कंसंट्रेशन में कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, बाकी सब में सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब में क्या है, इफेक्टिव कोलिजन। बस लास्ट कंक्लूजन तो ये निकल। लाइट, कुछ रिएक्शनें फोटोकेमिकल है बेटा, लाइट डालते तो होती है नहीं तो नहीं होती, जैसे मीथेन क्लोरीन। तो बताओ लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो हीट ने किया काम वही किसने किया, लाइट ने। तो लाइट से ठीक है रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्यों फास्ट हो जाएगी, रीजन इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएंगे, ज्यादा। लाइट आल्सो प्रोवाइड एक्टिवेशन। आपको याद होगा कि मीथेन क्लोरीन की रिएक्शन पड़ी थी, पड़ी है मिथेन प्लस क्लोरीन हाइड्रोकार्बन में सनलाइट की प्रेजेंस में, लेकिन कई जगह लिखा देता था हाई टेम्परेचर 600 डिग्री 700 डिग्री, या तो लाइट दो या फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, है ना। तो दोनों का काम एक ही है, एक्टिवेशन एनर्जी देनी। हो जाएगा बेटा। लास्ट एक कैटलिस्ट का तो तुम्हें रोल पता ही है, कैटलिस्ट क्या करता है, फास्ट बनाता है। कैटलिस्ट क्या करता है, फास्ट बनाता है, इससे भी इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं। रेट क्यों बढ़ती है, रीजन इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं। एक बार इतना लिख लो, मैं आगे पेज पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफेक्टिव कोलिजन कैटलिस्ट से कैसे बढ़ते हैं, जल्दी कैटलिस्ट बेटा रेक्टेंट के बॉन्ड थोड़े वीक कर देता है, रेक्टेंट के बॉन्ड तोड़ने इजी हो जाते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। लिख लिया इतना, कैसे वीक हो जाते हैं, कैटलिस्ट जल्दी बॉन्ड एनर्जी कम कर देता है। ये रिएक्शन इथीन प्लस हाइड्रोजन, एक कैटलिस्ट लगता था कौन सा, निकल, याद है। और आपको मैंने कुछ ऐसे समझाया था भी H2 निकल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं
और एडजॉर्ब होने से क्या होता है, इसका बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाएगा, क्योंकि एच किसके साथ बॉन्ड बनाने लग गया, निकल के साथ। अगर एच निकल के साथ बॉन्ड बनाने लग जाता है तो एच का एक ही बॉन्ड बन सकता है, एच की वैलेंसी 1 है। जैसे इसका ध्यान निकल की तरफ खींचता है, इसका खुद का बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक। अगर बॉन्ड वीक हो गया बेटा तो ऑब्वियसली एक्टिवेशन कम हो गई, जल्दी टूटने लग जाएगा। अब ये एक्टिवेशन कम हो गई, थ्रेशोल्ड ही कम हो गई, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई ना। टोटल बॉन्ड एनर्जी अगर पहले एच को तोड़ने में एनर्जी 110 लगती थी, अब हो सकता है 80 लग रही हो, क्योंकि बॉन्ड पहले ही वीक हो गया। तो टोटल थ्रेशोल्ड कम होगी तो एक्टिवेशन भी क्या होगी, कम। तो कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज कर। जैसे इसे आप ऐसे ग्राफ से दिखा सकते हो, ये वाला ग्राफ है, बताओ एक्सो है या एंडो है, एक्सो। ये एनर्जी रिएक्टेंट है, ये एनर्जी प्रोडक्ट है, ये वाली एनर्जी थ्रेशोल्ड है, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड 1 है। आपके रिएक्टेंट को यहां तक चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे उतरता है, टाइम लग रहा है काफी। लेकिन अगर कैटलिस्ट आ गया तो क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी में कोई चेंज हुआ कैटलिस्ट से, बॉन्ड क्या हो गया, वीक। बॉन्ड वीक का मतलब एनर्जी कम, तो ये एनर्जी थ्रेशोल्ड ही कम हुई। तो थ्रेशोल्ड क्या आ गई, थोड़ी कम, यहां आ गई थ्रेशोल्ड। अगर यहां आ गई नई थ्रेशोल्ड है T2, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट में, तो क्या आप जल्दी नहीं क्रॉस कर लेगा ऐसे बैरियर को, ठीक है। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपका थ्रेशोल्ड कम हो गया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम, क्योंकि कैटलिस्ट ने किसी तरह उसके बॉन्ड पे असर किया, बॉन्ड वीक कर दिए। वीक कर दिए तो जल्दी जल्दी टूटने लग गए, रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। ये ग्राफ आपको ऐसे दिखाया जाएगा, आपको पूछा जाएगा व्हाइट और रेड में से कौन सा कर्व है जो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में है, कौन सा है जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में। तो बताओ कौन सा एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में है, व्हाइट, कौन सा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, रेड, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या है, रोल ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करता है, एक्टिवेशन को कम कर देता है। हो जाएगा बेटा। इट मीन जैसे मैं बताया, एक सिंपल कंक्लूजन भी आप याद कर सकते हो मल्टीपल के लिए, कि जब कहेगा कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, बाकी सब में इफेक्टिव कोलिजन है। अगर रेट बढ़ी है तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़े हैं, चाहे वो लाइट है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो कैटलिस्ट है, कोई भी। हो जाएगा बेटा, इतना टॉपिक क्लियर है। तो आज इतना पढ़ा, आगे हमारा इसमें से टेम्परेचर और कैटलिस्ट का क्वांटिटिव इफेक्ट भी है कि कितना बढ़ेगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना करेंगे। एक बेटा मोल कंसेप्ट का टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक कर दिया संडे। इस बार तुम्हारा सब्जेक्टिव जैसे कल अनाउंस किया था, मंडे को वो टेस्ट होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तक, ठीक है। बाकी देख लेंगे, अगर तुम कहोगे सारा तो सारा कर लेंगे, पढ़ लेंगे। इस बार मंडे है, नेक्स्ट संडे।